नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग क्लासेस की डेली करंट अफेयर की क्लास में। चलिए 27 मई का जो है करंट अफेयर देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए। विश्व आर्थिक फोरम की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? इसके ऑप्शन जो आपके सामने है, 39वें, दूसरा ऑप्शन है 38वें, तीसरा ऑप्शन है 41वें, चौथा ऑप्शन है 42वें। बताइए, अगर किसी को आंसर पता है तो इसका आंसर जरूर दें। ठीक है, इसका आंसर बताइए कि विश्व आर्थिक फोरम की जो यात्रा है उसमें यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 का, उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, ये आपको बताना है। चलिए इसका जो आंसर है वो क्या है भाई? फर्स्ट, 39वां जो है स्थान जो है वो भारत को प्राप्त हुआ है यात्रा और पर्यटन जो सूचकांक है 2024 के इस विषय में। चलिए देखिए अब क्या है भाई, इसके बारे में देखते हैं भाई। भारत WEF क्या है भाई? भारत WEF की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में 39वें स्थान पर पहुंचा है। ठीक है, चलिए और कौन सा फोरम है, इसको विशेष याद रखें, विश्व आर्थिक फोरम के जो है भाई ये यात्रा और पर्यटन सूचकांक है 2024 का, उसमें स्थान जो प्राप्त है वो भारत को, उस विषय में हम बातचीत कर रहे हैं, इस विषय में हम पढ़ रहे हैं। वर्ष 2021 में इस रैंकिंग में भारत का जो रैंक रहा है वो कितना रहा है? 54 वो है। वो भारत के कौन से सन में रहा था? 2021 में। और अभी हम जो बात कर रहे हैं 2024 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2024 में जो है वो कौन से स्थान पर रहा है? 39। और जो हम अभी जो बात करी वो 2021 की बात करी, और वो किस रैंक पे रहा था? 54 इस रैंक में ये भारत अपना स्थान बना चुका था, वो भी किसमें? विश्व आर्थिक जो फोरम है उसके यात्रा और पर्यटन समिट है 2024 में, वो उसका स्थान भारत का यूं था जो अभी अपन ने पढ़ा है। चलिए अब क्या है भाई, इसको जारी कौन करता है? इसको जारी कौन कर रहा है? विश्व आर्थिक फोरम जो हमने पढ़ा वो ही इसको जारी करता है। कौन कौन भाई, कौन कौन से स्थान पर? जो अमेरिका है वो फर्स्ट स्थान पे है, स्पेन है वो दूसरे स्थान पर है, और जो जापान है वो तीसरे स्थान पर है। चलिए और देखते हैं, भारत दक्षिण एशिया और निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च स्थान पर है। ये बोल रहा है कि भारत जो दक्षिण जो एशिया है और निम्न आर्थिक व्यवस्था, जिसकी आर्थिक जो है संरचना ज़्यादा उन्नत नहीं है, ऐसे देशों की श्रेणी में या दक्षिण एशिया के देशों में भारत जो है अच्छा स्थान रखता है। ठीक है, अपनी जो उसका स्थान है वो अच्छे लेवल पर है, पर वो भी कैसे? जिन देशों की अर्थव्यवस्था ज़्यादा अच्छी नहीं, मध्यम अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और जो दक्षिण एशिया के कुछ देश हैं उनके एक समूह में भारत अच्छे स्थान पर अपनी स्थान गड़ा चुका है। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा जो है क्वेश्चन वो देखते हैं। हाल ही में एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक सेवा जो है का उद्घाटन किया है? इसके ऑप्शन जो आपके सामने हैं, पहला है जापान, दूसरा है रूस, तीसरा है मलेशिया और चौथा है इंडोनेशिया। बताइए क्या पूछा जा रहा है? एलन मस्क जो है उनके द्वारा कौन से देश में कौन सी सेवा भाई? स्टार लिंक, इसको स्पेशल याद रखें। एलन मस्क और स्टार लिंक जो है उसको संयुक्त रूप से याद रखें। ये स्टारलिंक जो है वो एक सेवा है, एलन मस्क ने उसको सेवा प्रदान की है, किसी देश को की है, और देश जो आपके सामने लिख रहे हैं इसके जो आंसर है, इसका आंसर है इंडोनेशिया में जो है स्टारलिंक एक सेवा प्रदान की है। किसने? एलन मस्क ने। एलन मस्क जो है भाई वो अफ्रीका के हैं, और इन्होंने जो है ये क्यों प्रसिद्ध है? ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये बहुत सारी कंपनियों के ओनर है। ठीक है, टेस्ला आपने कंपनी सुनी होगी, ऑटोमोबाइल बनाने वाली जो कार हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो टेस्ला कंपनी के ये प्रबंधक है। तो क्या है भाई, इनका नाम क्या है? एलन मस्क। ये जो है इनके पिताजी भी थे, इंजीनियर भी थे, मतलब इनकी पृष्ठभूमि अच्छी थी और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया, इसलिए हम एलन मस्क को याद रखते हैं। अभी हम किस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि स्टार लिंक जो सेवा है वो इंटरनेट से संबंधित है, जो इंडोनेशिया में एलन मस्क ने शुरू की है। चलिए ये है भाई एलन मस्क। चलिए क्या है भाई? एलन मस्क ने इंडोनेशिया में स्टार लिंक सेवा की शुरुआत की है। चलिए कहाँ भाई? इंडोनेशिया के बाली के डैन पसार जो है, ये उन्होंने इंडोनेशिया के कौन से स्थान पर? डैन पसार जो है, बाली के डैन पसार में ये योजना शुरू की है और ये इंटरनेट से संबंधित है। इसका लक्ष्य इंडोनेशिया में दूरस्थ क्षेत्रों के लिए
ध्यान से पढ़िएगा। विश्वसनीय इंटरनेट प्रदान करना, देखिए मैंने अभी बताया इंटरनेट से संबंधित है। जहाँ पर इंटरनेट कोई भी सुविधा जो है अच्छे से नहीं पहुँच पाती है, दूरस्थ है, जहाँ पर सेवाएं पहुँचना बहुत मुश्किल वाली चीज़ है, तो वहाँ पर जो है इंटरनेट की व्यवस्था की है। किसने की है भाई? स्टार लिंक सेवा ने। और ये किसने की है? एलन मस्क ने इसको स्टार्ट किया है। चलिए, जिससे द्वीप समूह के लाखों लोगों को लाभ हुआ है। जिससे जो है इंडोनेशिया के बहुत सारे द्वीप समूह ऐसे हैं जहां इंटरनेट से उन लोगों को लाभ हुआ है। स्टार लिंक पहले से ही दक्षिण पूर्व एशिया और मलेशिया, फिलीपींस में उपलब्ध है। दक्षिण पूर्वी एशिया और जो है फिलीपींस, मलेशिया, ऐसे स्थानों पर स्टार लिंक सेवा जो है पहले से ही सेवारत है। पहले से ही मतलब स्टार लिंक जो है वो सेवा वहाँ से काम कर रही है। मलेशिया, फिलीपींस और दक्षिण पूर्व जो एशिया है वहाँ पर ये स्टार लिंक सेवा पहले से ही मौजूद है या पहले से ही सेवा में है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है? हाल ही में ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? इसके ऑप्शन जो है आपके सामने, पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन जयाद, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद मोखबर, तीसरा ऑप्शन है आशिफ अली, चौथा ऑप्शन है इशाक डार। बताइए। देखिए, अभी हमने पढ़ा था, अगर आप इस क्वेश्चन से कुछ समझ पा रहे हो, 3-4 दिन पहले हमने पढ़ा था कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम राइसी, क्या नाम है? इब्राहिम राइसी। अब थे मतलब वो शांत हो चुके, उनका निधन हो चुका है। वो हेलीकॉप्टर उनका क्रैश हो चुका था। वो किसी एक रॉकेट वगैरह किसी का डैम का जो है उद्घाटन करने गए थे। वो भी अपने विदेश मंत्री के साथ गए थे और प्लेन जो है क्रैश हुआ। और जो ईरान के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो चुका है, वो और उनके विदेश मंत्री उस विमान में थे और वहाँ उन दोनों की ही मृत्यु हो गई। तो ठीक है, अब जो कोई तो कार्यवाहक बनेगा तब तक के लिए, जब तक कोई दूसरा चुनाव नहीं हो जाता और दूसरे राष्ट्रपति नहीं आ जाते। तो अभी कार्यवाहक के रूप में एक प्रधानमंत्री, उनका नाम क्या है भाई? मोहम्मद मोखबर। क्या नाम है? मोहम्मद मोखबर जो है वो इब्राहिम राइसी। देखिए, ये है इब्राहिम राइसी, जो पहले थे जिनका निधन हो गया है, ये इब्राहिम राइसी है। और इनका नाम क्या है? जो कार्यवाहक अभी राष्ट्रपति बने हैं ईरान के, मोहम्मद मोखबर जो है कार्यवाहक अभी तत्काल के लिए, कुछ दिनों के लिए जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं। चलिए, क्या है भाई? ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। मतलब ये उपराष्ट्रपति के पद पे थे, अब इनको जो है राष्ट्रपति के पद पे कार्य दिया गया है मोखबर को। चलिए, खामेनी के संदेश में 5 दिन का शोक मनाया जाने की भी घोषणा की गई है। ये जो दुखद घटना हुई है ईरान में, उसके जो है शोक मनाने के लिए कुछ 5 दिनों का शोक दिवस जो है मनाया जाएगा। चलिए, ईरान के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति की मौत हो जाने की स्थिति में 50 दिनों के अंदर चुनाव करवाना जरूरी है। अब जो है राष्ट्रपति जी अभी है नहीं, तो 50 दिनों के अंदर अंदर जो है, जब तक चुनाव करवाए जाएंगे 50 दिनों के अंदर अंदर, और 50 दिनों तक जो राष्ट्रपति रहेंगे कार्यवाहक के रूप में, वो कौन रहेंगे भाई? मोखबर, जो हमने अभी देखे। चलिए, ऐसे में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए मोहम्मद मोखबर केवल 50 दिनों तक ही इस पद पर बने रहेंगे। 50 दिन तक ये अकेले रहेंगे। नोट भाई, नोट पढ़ लेते हैं। साल 2021 में जब इब्राहिम राइसी ने राष्ट्रपति का पद संभाला था, तो उन्होंने मोहम्मद मोखबर को अपना पहला उपराष्ट्रपति नामित किया था। जब ये इब्राहिम राइसी जो है, उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, तभी जो मोखबर है वो उपराष्ट्रपति के पद पर चयनित हुए थे 2021 में। तो अब जो है, अब ये राष्ट्रपति के पद को कुछ दिनों तक संभालेंगे। चलिए, चौथा क्वेश्चन क्या है? पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका ऑप्शन जो है आपके सामने, पहला ऑप्शन है क्रिस्टीना कोच, दूसरा ऑप्शन है विक्टर ग्लोवर, तीसरा ऑप्शन है गोपीचंद्र थोटाकुरा, चौथा ऑप्शन है रियाना बरनावी। बताइए, क्या है इसका आंसर? बताइए। चलिए, इसका जो आंसर है वो है गोपीचंद थोटाकुरा जो है इसका आंसर है। गोपीचंद्र जो है वो पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष के पहले यात्री, भारतीय यात्री होंगे गोपीचंद्र। चलिए, देख लेते हैं। पायलट गोपीचंद्र थोटाकुरा, ये पायलट हैं, ठीक है। चलिए, तो पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने हैं। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले, आप अंतरिक्ष के पर्यटक जो बने हैं भाई पहले, वो बने हैं हमारे भारत के बने हैं
गोपी चंद्र जी, ये जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इनका जो स्थान है, मतलब जहाँ पर जो निवास करते हैं, इनका मूल निवास है वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश। भारत के आंध्र प्रदेश से ये संबंधित है। चलिए, वह अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस, क्या नाम है भाई? इसको स्पेशल याद रखो। अमेजन के जो है संस्थापक, उनका नाम क्या है? उनका नाम है जेफ बेजोस। जो है क्या नाम है? जेफ बेजोस जो है वो अमेजन के संस्थापक हैं। कि अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के लिए चालक दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। सीधी बात यह है कि अमेजन के जो संस्थापक है, हमने क्या पढ़ा भाई? जेफ, क्या है भाई? जेफ बेजोस जो है वो अमेजन के संस्थापक हैं। उनकी एक अंतरिक्ष कंपनी है। कौन की? जेफ बेजोस की एक अंतरिक्ष कंपनी है। उसका नाम क्या है? ब्लू ओरिजिन। क्या नाम है अंतरिक्ष कंपनी का? ब्लू ओरिजिन जो है उसके चालक, मतलब जिसको विमान को चलाने वाले जो है वो गोपी चंद्र थे। तो पहले की बात चल रही है। और कौन सा विमान इन्होंने चलाया था? न्यू शेफर्ड 25 NS-25 मिशन, उस विमान का नाम था या उस मिशन का नाम था। उसमें ये चालक के रूप में पहले अंतरिक्ष में गए थे, जो हमारे भारत से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो याद करने वाली चीज अभी हमारे पास ये है कि अमेजन के संस्थापक का नाम क्या है? जेफ बेजोस। चलिए, अब देखते हैं आगे कि इन्होंने चलाया था, ये मतलब पहली बार पहले अंतरिक्ष में जा चुके हैं। अब दूसरी क्या है भाई? गोपी टोटाकोरा हाल ही में माउंट किलिमंजारो के शिखर पर गए थे। ये जो है भाई गोपी टोटाकोरा जो है, अभी हमने जो पढ़े, जिनका नाम पढ़ा, जो अंतरिक्ष में जाएंगे, ये माउंट किलिमंजारो, ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है भाई। ठीक है, जैसे हमारा ये माउंट एवरेस्ट तो सबसे ऊंचा ही है, पर ये अफ्रीका की जो है सबसे ऊंची है किलिमंजारो, उस पर भी ये चढ़ गए हैं गोपी चंद्र, हम जिसकी बात कर रहे हैं। अब ये अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जन्मे हैं। ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इनका जन्म हुआ है। मूल निवास आंध्र प्रदेश से है। ये इनका फोटो है गोपी चंद्र जी का। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024 में व्यवसाय वृद्धि में पीएसयू बैंकों में निम्न में से कौन सा बैंक शीर्ष पर है? इसके ऑप्शन जो है आपके सामने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, चौथा ऑप्शन है कैनरा बैंक। चलिए बताइए कि क्या है इसका आंसर। चलिए, इसका जो आंसर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। क्या है भाई? बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो शीर्ष पर रहा है। वित्तीय वर्ष 2024 के जो है पीएसयू बैंकों में इसकी रैंकिंग जो है सबसे ऊपर है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू का फुल फॉर्म क्या है भाई? अभी हमने जो क्वेश्चन में पढ़ा ना, ये इसका क्या है भाई? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पीएसयू का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जो है इसके शीर्ष पर जो रहा है, 2024 की ये रैंकिंग प्राप्त हुई है। और पीएसयू जो बैंक है उस पर सबसे शीर्ष पर जो रहने वाला बैंक है वो कौन सा है भाई? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर भारत में ये प्राप्त हुआ है इस बैंक को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, वित्तीय वर्ष 24 में व्यवसाय वृद्धि में पीएसयू बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। चलिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने टोटल बिजनेस और डिपॉजिट जुटाने के मामले में पब्लिक सेक्टर के सभी बड़े बैंकों को पीछे छोड़ दिया है। इसमें कुछ बहुत सारे बैंक जुड़े हुए हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक। किसकी बात कर रही हूँ? पीएसयू की बात कर रही हूँ। पीएसयू जो हमने पढ़ा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, इसमें बहुत सारे बैंक जो है वो जुड़े हुए हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, ये सब जो है इनसे जुड़े हुए हैं। और इन सब में सबसे शीर्ष पर जो रैंकिंग में रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी है। तो सबसे शीर्ष पर पहला स्थान किसने प्राप्त कर लिया है? महाराष्ट्र बैंक ने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। अब पीएसयू होता क्या है? पीएसयू जो है भाई, पीएसयू ऐसे बैंक होते हैं जिसका जितना भी जो भी राशि होगी वो 51%, कितना? 51 मतलब 50 से अधिक परसेंट जो है वो सरकार के स्वामित्व में रहेगी। जो भी राशि प्राप्त होगी या जो भी जमा होगा वो होगा सरकार का, आधे से ज़्यादा जो है सरकार के पास रहेगा। इन बैंकों को जो हम पीएसयू बैंक बोलते हैं, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो जो है सबसे शीर्ष पर जो रहा है वो महाराष्ट्र रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। चलिए, देश में कुल 12 सरकारी बैंक हैं। देश में
कुल 12 सरकारी बैंक है, और जो महाराष्ट्र है भाई ये भी हमारा सरकारी बैंक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है सार्वजनिक बैंक है, इसका मतलब है सरकारी बैंक है। और अभी हम बात कर रहे हैं कि देश में कुल 12 सरकारी बैंक हैं। चलिए, इसमें सिर्फ 4 बैंक वित्तीय वर्ष 2023-24 में जमा के दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज कर सके हैं। इसमें जो है 4 बैंक जो है 2023-24 में अपनी वृद्धि कर चुके हैं पीएसयू बैंकों की रैंकिंग में। चलिए, जो हम देख लेते हैं 3-4 बैंक कौन से हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो है सबसे ऊपर तो अभी हमने पढ़ लिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। दूसरा ऑप्शन जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दूसरे स्थान पर रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तीसरे स्थान पर रहा है, बैंक ऑफ इंडिया चौथा जो रहा है वो कैनरा बैंक। इन लोगों ने 23-24 में पीएसयू बैंकों में सबसे ज्यादा वृद्धि की है, और सीट्स पर हमारा जो है भाई महाराष्ट्र रहा है। चलिए, सबसे अमीर राष्ट्र जो है राज्य, सबसे अमीर राज्यों की श्रेणी में आता है महाराष्ट्र। चलिए, वो तो हम बैंक की बात कर रहे थे, ये तो मैंने राज्य के हिसाब से बता दिया। चलिए, छठवां क्वेश्चन है, श्री श्री रविशंकर को किस देश में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट प्राप्त हुआ है? इसके ऑप्शन जो है आपके सामने, पहला है श्रीलंका, दूसरा है नेपाल, तीसरा है भूटान, चौथा है म्यांमार। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए, इसका जो आंसर है वो है श्रीलंका। श्रीलंका भाई यहाँ पर जो है ये डाक टिकट जो है वो प्राप्त हुआ है श्रीलंका में। और ये जो है आप सभी जानते होंगे, अगर आप थोड़ा बहुत भी आध्यात्म में थोड़ा रुचि रखते हैं तो आप इन लोगों को इनको देखा होगा। चलिए, श्री श्री रविशंकर को श्रीलंका के भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट प्राप्त हुआ है। जो रविशंकर जो है, रविशंकर जी को श्रीलंका में रह रहे, श्रीलंका में कुछ हमारे तमिल जो है, तमिल लोग जो हैं, तमिलनाडु के तमिल लोग जो हैं, उनके वहाँ पर रह रहे हैं और उनके 200 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। इसके उपलक्ष्य में उनको डाक टिकट जो है वो प्राप्त हुआ है। चलिए, ये टिकट श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों को, अभी हमने बात करी भारतीय मूल के तमिल राज्य के जो कुछ लोग हैं वो श्रीलंका में रह रहे हैं, उनके बारे में ये बात चल रही है कि 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी किया गया है। ठीक है, उनके 200 वर्ष जो हैं उन तमिलों के पूरे हो चुके हैं, इसलिए जो है वो डाक टिकट इसकी खुशी में जारी किया गया है। इसका उद्देश्य आईओटी किसे क्या समझे आप भाई, भारतीय मूल के जो तमिल हैं उनको ही हम आईओटी बोल रहे हैं, को पहचानना और सम्मान देना, जिससे उनके दर्शकों से उपेक्षा सामना किया है। देखिए, उनको जो है सम्मान मिले, उनको वहाँ रह रहे हैं तो उनको एक अपना एक अस्तित्व भी मिले कि हाँ भाई हम जब से यहाँ रह रहे हैं, सम्मान की उपेक्षा से ना देखा जाए, उनको कोई अवहेलना की दृष्टि से ना देखा जाए, सबका सम्मान हो, ऐसी दृष्टि से इसलिए डाक टिकट का व्यवस्था की गई है। श्री श्री रविशंकर भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं। मैंने अभी आपको बोला ये क्या है भाई, आध्यात्मिक गुरु हैं रविशंकर जी। चलिए, देखिए, अब श्रीलंका की बात चल रही है तो इसकी राजधानी देखते हैं। राजधानी का नाम क्या है, कोलंबो। दूसरी राजधानी क्या है इसकी, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। ये जो है श्रीलंका की राजधानी है। हम राजधानी जो है हर किसी की भी राजधानी हम पढ़ते ही रहते हैं, तो इनको याद रखें। कुछ कुछ जो है रिपीटेड आ रही हैं, आपने ईरान की भी पढ़ ली, श्रीलंका भी 3-3 बार पढ़ ली, तो इसको आपको याद हो जाना चाहिए। मुद्रा क्या है, श्रीलंकाई रुपया इसकी मुद्रा है। अब राष्ट्रपति का नाम क्या है भाई श्रीलंका के, रानिल विक्रम सिंघे जो है इसके राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री का नाम क्या है, दिनेश गुणवर्धने जो है इनके प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका के। भारत और श्रीलंका के अभ्यास का नाम क्या है, मित्र शक्ति और सिलीनेक्स जो है वो श्रीलंका और भारत के अभ्यास हैं। चलिए, याद रखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप पढ़ रहे हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है भाई, हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? इसके ऑप्शन जो है आपके सामने, 22 मई, 21 मई, 20 मई, 19 मई। बताइए इसका आंसर क्या है। चलिए, इसका जो आंसर है वो है 21 मई को जो है राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी की ये पुण्यतिथि है, इसलिए जो है इसकी याद में जो है 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। चलिए, देख लेते हैं, क्योंकि उसी दिन इनकी जो है हत्या हुई थी राजीव गांधी जी की, तो 21 को हम इसलिए ये आतंकवादी जो विरोधी दिवस है इसी दिन हम याद करके मनाते हैं। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस जो है भाई, ये इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या है। भारत में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। ये जो है राजीव गांधी, मैंने अभी आपको बता दें, ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनकी पुण्यतिथि के दिन 21 मई को जो है 1991, ठीक है, 1991 में, देखिए 1991 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। इसी को याद करके जो है
हम राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस मनाते हैं। चलिए, 21 मई 1991 में भारत के 6वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, इनकी हत्या हो गई थी, इसी की वजह से हम ये इसको मनाते हैं, इसको याद करने के लिए इसको मनाते हैं। चलिए, 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन है? इसके ऑप्शन जो है आपके सामने, ज्योति रात्रे, दूसरा ऑप्शन है बछेंद्री पाल, तीसरा ऑप्शन है अरुणिमा सिन्हा, चौथा ऑप्शन है पारुल चौधरी। बताइए इसका आंसर। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली जो है भाई सबसे उम्रदराज महिला कौन अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं? और अगर किसी को पता है तो आंसर जरूर दें। इसका जो आंसर है भाई ज्योति रात्रे जो है इसका आंसर है। ये जो है सबसे उम्रदराज महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पूरी चढ़ चुकी हैं, इन्हें फतेह हासिल कर ली है। चलिए, हाल ही में पर्वतारोही ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई है। ठीक है, ज्योति याद रखें बार बार, ज्योति। 55 वर्षीय रात्रि मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। तो मध्य प्रदेश हमारे ही राज्य की हृदय प्रदेश की रहने वाली है। ये जो है कहाँ की है भाई? मध्य प्रदेश की। और 55 वर्ष की ये महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल किया है। इन्होंने सबसे उम्रदराज महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं, ये एक जो टाइटल है वो अपने नाम पर कर लिया है, ज्योति जी ने है। चलिए, इससे पहले जो है 19 मई 2018 में, इससे पहले जो है 19 मई 2018 में संगीता बहल करके कोई थी, उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। ये सबसे उम्रदराज थी। अब इन्होंने जो है इनका रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया है? ज्योतिरादित्य ने। चलिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला 55 वर्षीय संगीता बहल थी। ठीक है, तो इनसे पहले संगीता बहल के नाम पे ये था जो 53 वर्ष की थी। अब जो है ज्योति ने जो है इनका शीर्षक चुरा नहीं लिया है, सॉरी, हासिल कर लिया है। और वो कितने वर्ष का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है? ये 55 वर्ष की हैं और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। रात्रि का दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का यह दूसरा प्रयास था। ये जो है दूसरे प्रयास में जो है वो सफल हुई है। पहले प्रयास में जो है कुछ मौसम खराब होने के चक्कर में ये वापस लौट आई थी। ये दूसरे प्रयास में पूर्णतः सफल हो गई। साल 2023 में खराब मौसम के कारण उन्हें 8,160 मीटर से वापस लौटना पड़ा था। ये जो है बीच में से ही वापस आ गई थी माउंट एवरेस्ट पे। चलिए, क्या भाई एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है सभी को पता होगा? क्योंकि देखिए ये आधे से वापस आ गई थी, आपने देखा है 8,160 से ये वापस आ गई। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है भाई? सभी को पता है? जल्दी से कमेंट करें। 8,800, बताइए, सब कमेंट करेंगे? जल्दी जल्दी कमेंट करो। चलिए, नवा क्वेश्चन क्या है मैं बताऊंगी आपको, जल्दी जल्दी कमेंट, और आपके कमेंट जरूर आने चाहिए, जरूर आने चाहिए। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है सबको पता होना चाहिए। आप सभी कमेंट में अभी नहीं बताऊंगी, आप सभी कमेंट आने ही चाहिए। आप बिल्कुल कमेंट नहीं कर सकते। आपसे कितनी बार बोल दिया है कि आप कमेंट करें, कितने दिनों से कोई भी कमेंट नहीं आ रहा। ना तो आप बात के कोई क्वेश्चन बताते हो, ना आगे के कोई क्वेश्चन बताते हो। पहले तो कोई नंदिनी करके कोई थी, शायद नंदिनी थी, तो वो हर एक क्वेश्चन का आंसर देती थी। अब तो उनके भी कोई आंसर आना बंद हो गए। तो आप माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है आप सभी बताएंगे। हमने कल परसों ही पढ़ा था, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सभी को पता है। ठीक है, मैंने यहाँ तक बता दी, 8,008 करके कुछ है। आप सब बताएंगे, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी बताएंगे और सबसे पहली महिला जो है वो भी बताएंगे कि माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहली महिला कौन चढ़ी थी, ये भी बताएंगे। चलिए, नवा क्वेश्चन जो है वो देखिए, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, या विश्व जो कछुआ दिवस है वो हम कब मनाते हैं? इसके ऑप्शन जो है वो आपके सामने है, 20 मई, 21 मई, 22 मई और 23 मई। बताइए क्या पूछा जा रहा है? विश्व कछुआ दिवस जो है वो कब मनाते हैं? चलिए, इसका जो आंसर है वो है 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाते हैं। चलिए, प्रतिवर्ष 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। 23 मई को स्पेशल याद रखें, कछुआ दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। इस दिन को मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य कछुआ और कछुओं के प्राकृतिक आवास को संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना। इसका मतलब ये है कि कछुए के जो प्राकृतिक आवास है या कछुआ नष्ट ना हो, कछुए की जो प्रजातियां हैं वो नष्ट ना हो, उनको संरक्षित करने के दिन के लिए हम जो है कछुए की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए 23 मई को हम कछुआ दिवस मनाते हैं, जिससे जो है ये अस्तित्व में बने रहे, इनकी प्रजातियां जातियां जो है वो अस्तित्व में बनी रहे। चलिए,
लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो ने किस महाद्वीप के 7-8 देशों में मलेरिया वैक्सीन खुराक का पहला सेट भेजा है? इसके ऑप्शन जो है आपके सामने, पहला है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है यूरोप और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, किसी को पता है तो? चलिए, इसका जो आंसर है वो है अफ्रीका में जो है भाई पहली खुराक जो है भारत ने भेज दी है। कहाँ पे भाई? अफ्रीका में। इसका मतलब ये है कि अफ्रीका में जो है मलेरिया से मरने वालों की तादाद जो है वो ज़्यादा है। यहाँ से कोई डोज बन के जा रहा है, वो भी दूसरे देश में हम भेज रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वह सीरियस कंडीशन है। तो मलेरिया से मरने वालों की संख्या अफ्रीका में ज़्यादा है, ऐसा WHO के अनुसार रिपोर्ट में बताया गया है। चलिए, अब कौन सा इंस्टीट्यूट है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये कौन सा जो सेट बना रहा है, मलेरिया की जो दवाई बना रहा है, वो कौन सा इंस्टीट्यूट है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्या नाम है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में निर्मित दवाई, मलेरिया की दवाई निर्मित हो रही है और जो अफ्रीका को सप्लाई की जा रही है। ने मलेरिया की वैक्सीन खुराक का पहला सेट अफ्रीका भेजा है, ये पहली बार भेजा है, पहला सेट है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अफ्रीका के 7 से 8 देशों में R21 मेटेरिक्स एम मलेरिया की वैक्सीन जो है पहले सेट की शिपमेंट के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देखिए, मलेरिया की दवाई का नाम क्या है भाई? R21 मैट्रिक्स एम। इसको याद रखें, R21 मैट्रिक्स एम जो है मलेरिया की वैक्सीन का निर्माण किया है, वो भी किसने किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसके द्वारा ये जो है निर्माण किया जा रहा है और पहला सेट जो है अमेरिका को ट्रांसफर कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भाई देख लेते हैं, अफ्रीका क्षेत्र में हर साल लगभग 5 लाख बच्चे मलेरिया से मरते जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है स्वास्थ्य से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो संस्था काम करती है, स्वास्थ्य को लेकर जो चिंतित है, वो कौन है भाई? WHO। उसके द्वारा इस रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि 5 लाख से ज़्यादा जो बच्चे हैं या फिर कोई भी जिसको मलेरिया से ग्रसित है, 5 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है हर बार। कब भाई? कहाँ पर? कौन से देश में? अफ्रीका देश में। चलिए, तो ये तो अच्छा कदम है हमारी तरफ से कि किसी देश की हेल्प हो रही है। तो SII जो है भाई, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 100 मिलियन खुराक की है। प्रति वर्ष जो है 100 मिलियन खुराक जो है ये इंस्टीट्यूट उत्पादित कर सकता है। ये खुराक की संख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। ये सबसे ज़्यादा जो है वैक्सीन निर्माण कर सकता है। क्या भाई? सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जो सीरम या वैक्सीन उत्पादक है, वो कौन सा इंस्टीट्यूट है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये अपने आप में एक अच्छी गौरवान्वित होने वाली बात है। SII ने कोविड-19 के लिए कोविशील्ड जो वैक्सीन बनाई थी, तो ये स्पेशल क्वेश्चन हो गया कि ये जो कोविशील्ड जिसको लगी होगी, 2 वैक्सीन लगी थी, आप सभी को पता है। भारत में बनाई गई कोविशील्ड जो है वो कौन से इंस्टीट्यूट ने बनाई थी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है? इसको नोट डाउन करें अलग से। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो कोविड-19 की जो वैक्सीन बनाई थी, जो हम सब ने लगवाई थी भाई, कोविशील्ड जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ही निर्माण की थी। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था। देखिए, अब जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम पढ़ते हैं, वन लाइनर, वो हम देख लेते हैं। सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? इसका जो है भाई, इसके जो आंसर है सुमन कुमारी। क्या नाम है भाई? सुमन कुमारी। ये सीमा सुरक्षा बल है, उसकी पहली महिला स्नाइपर जो है वो कौन बनी है? सुमन कुमारी स्नाइपर बनी है सीमा सुरक्षा बल की। स्नाइपर याद रखो, महिला स्नाइपर और सीमा सुरक्षा बल, और उसी से संबंधित रखो कि सुमन, ठीक है? सीमा सुमन याद इससे आपको समझ में आ रहा हो। BSF सीमा सुरक्षा बल, सीमा से याद रखो सुमन, ठीक है? स्नाइपर कुमारी, सुमन कुमारी। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली महिला कौन बनी है? जो नासा के मार्स रोवर है उसको ऑपरेट करने वाली पहली महिला का नाम क्या है? अक्षता कृष्णमूर्ति। अक्षता कृष्णमूर्ति जो है पहली भारतीय महिला बनी है जो नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करेंगी। अब अंतरिक्ष में कोई जाने वाला है, नासा, आप सभी को पता है कि नासा जो है भाई
वो कहाँ की अंतरिक्ष कंपनी है? अमेरिका की। कहाँ की? अमेरिका की नासा कंपनी है भाई। वो जो है रॉकेट ऑपरेट करेंगी, तो भाई कृष्ण से ऊपर तो कोई है ही नहीं, तो वो ही ऑपरेट कर पाएंगे। तो ऐसे आप याद रख लो कि महिला, भारतीय महिला क्या है भाई? अक्षता कृष्ण मूर्ति जो है वो मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? इसके ऑप्शन जो सॉरी, इसका जो है आंसर वो क्या है? जय संस्था कल्याण। क्या है? जय संस्था जो कल्याण है वो पिच क्यूरेटर बनी है। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है कल्याण जी। ठीक है, ये पिच का भाई इनने कल्याण कर दिया, जो महिला है भारतीय महिला ने इनने कल्याण कर दिया पिच का, तो इसलिए ये पिच क्यूरेटर बनी है। चलिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन ये ट्रिक है याद करने की जो मैं आपको बताने नहीं, तो आप ये रट लो कि पिच का कल्याण कर दिया कल, ऐसे नहीं। ठीक है, ये कल वो बता रही हूँ आपको ट्रिक के, आप इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। चलिए, तो क्या क्वेश्चन था? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रवनीत कौर। कौन बनी है भाई? रवनीत कौर जो है प्रतिस्पर्धा जो है आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। चलिए, रब से इन्होंने प्रतियोगिता कर ली या प्रतिस्पर्धा कर ली? रब, ठीक है, रब से इन्होंने प्रतिस्पर्धा कर ली, तो इससे याद रखो कि रवनीत कौर। चलिए, भारतीय सेना के सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है? भारतीय सूबेदार जो है, भारतीय सेना में भारतीय सूबेदार का जो पद पर पदोन्नत होने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है? प्रीति रजक। प्रीति रजक जो है सूबेदार से इन्होंने प्रीति कर ली, ठीक है, सूबेदार के पद से इन्होंने प्रीति कर ली और ये पदोन्नत हो गई। चलिए, ऐसे आप याद कर सकते हैं। जूट हित जो है सुमीनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? जूट हिल जो है वो किस देश की प्रधानमंत्री बनी है, ये आपसे पूछा गया है। और वो कहाँ की गई है? कांगो लोकतांत्रिक जो है उस देश की जो है ये बनी है प्रधानमंत्री, पहली प्रधानमंत्री जो है वो बनी है। चलिए, क्या नाम है उनका? जूठिल, ऐसा याद रखो, जूठिल तुलुका, इससे याद रखो कांगो, ये तो याद हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में देश की प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? किसकी बात चल रही है? पेरिस ओलंपिक में जो है जूरी सदस्य जो जूरी बैठती है, सदस्यों की एक कुछ वो होते हैं 3-4 लोग, वो बैठते हैं जूरी सदस्य, उसमें भारत का नेतृत्व करने वाली भारतीय पहली महिला जो है वो कौन है, ये आपसे पूछा गया है। और इनका नाम क्या है भाई? बिलिक्स मीर। बिलिक्स मीर जो है वो पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में शामिल हुई थी, भारत का नेतृत्व किया था। ठीक है, क्या नाम है? बिलिक्स मीर। ठीक है, ऐसे याद रखें। चलिए, तो इसी के साथ मैं आपसे फिर कल मिलती हूँ। मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है और मैंने आधा तो आपको बता ही दिया है, सिर्फ आपको बताना है 8008। अब आगे आपको बताना है कि माउंट एवरेस्ट की जो है ऊंचाई कितनी है, क्योंकि मुझसे तब गलती से भूल गया था, फिर मुझे याद आया कि आप लोगों से पूछना चाहिए, तो आप सभी उसका कमेंट जरूर देंगे, जरूर से जरूर कमेंट देंगे, नहीं तो फिर आपका पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं है, आप कोई कमेंट करते ही नहीं हो। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ मैं उम्मीद है कि आप सभी कमेंट करेंगे। इसी के साथ फिर मैं आपसे कल मिलती हूँ। राधे राधे।